अरे रचना, माँ बाहर चाय बना रही है और तुम रजाई ताने सो रही हो। कुछ तो लिहाज करो सास का। रोहित ने अपनी पत्नी रचना को जगाते हुए कहा तो रचना करवटें लेते हुए बोली, नींद खराब मत करो रोहित। अगर ज़्यादा ही अजीब लग रहा है तो जाकर तुम ही चाय बना दो। अरे उनका काम ही क्या होता है, बस सुबह सुबह तुम्हें उखली बजा कर दिखा देती है, वरना बाद में तो पूरे दिन भर कभी मंदिर तो कभी पड़ोसी के घर, सारे दिन इधर उधर भटकती रहती है। काम मुझे काम तो मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अगर उन्हें दिन भर बाहर ही घूमना है तो उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दो। जब कोई काम ही नहीं करती तो घर में आती ही क्यों है। ये कैसी बातें कर रही हो रचना, उठने की हिम्मत है नहीं और सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी। कुछ तो लिहाज करो। और तुम क्या बोल रही हो कि पूरे दिन तुम ही काम करती हो। अरे माँ तुम्हारी मदद करने के लिए सब्जी वगैरह काट देती है और बाकी काम के लिए घर में नौकरानी लगा रखी है। अगर आज काम वाली बाई नहीं आई तो तुम टाइम से उठ नहीं सकती क्या। हर दूसरे दिन तुम भी तो पार्टी चली जाती हो, कभी इस सहेली के घर तो कभी उस सहेली के घर। तो फिर पीछे से तुम्हारे बच्चे को कौन देखता है, माँ ही तो देखती है ना। रोहित ने कहा तो रचना तपक से बोली, फिर क्या हुआ, ऐसे तो तुम्हारे पोते पर प्यार लुटाती फिरती है। अगर अपने पोते को देख लेती है तो क्या एहसान कर रही है। काम करके थक जाती हूँ तो थोड़ा इंजॉय करने के लिए अपनी सहेलियों के घर चली जाती हूँ। अब क्या मैं 24 घंटे इस घर में अकेली ही पिसती रहूँ। तभी रोहित झल्लाकर बोला, पहले भी तो जब हमारा बेटा छोटा था तो पूरी रात भर माँ को जगाता था। तुम तो माँ को पकड़ाकर पूरी रात तुम आराम से खटिया तोड़ती थी और माँ तुम्हारे बच्चे को देखती फिर बेचारी रात रात भर जागती थी। अब तुम इतना माँ का प्रवचन क्यों दे रहे हो, मुझे सोने दोगे या नहीं। करवटें लेकर रचना दूसरी तरफ सो गई। बेटे बहू की तेज आवाज़ बाहर मनोरमा जी के कानों तक जा रही थी। उन्हें ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि बहू उनके बारे में क्या क्या बोल रही है। दरअसल रचना को बड़ी जलन होती थी कि बेटा बस माँ का ही गुणगान करता रहता है। नींद पूरी होने के बाद जब रचना उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि सासू माँ नाश्ता बना चुकी है और उसके पति रोहित डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उठ गई बहू, आज तुम्हें उठने में देर हो गई तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता बना देती हूँ। आ जाओ तुम भी नाश्ता खा लो, मनोरमा जी ने कहा। तो रोहित बोला, रचना जब तुम्हें ये पता है कि माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है, ज़्यादा काम करती है तो हांफने लग जाती है, तो तुम थोड़ी जल्दी नहीं उठ सकती क्या। तभी मनोरमा जी बीच में ही बोली, बेटा सुबह सुबह कुछ हंगामा मत करो, शांति से नाश्ता करने दे बहू को। तभी अचानक बहू की आवाज़ आई, ओह कितना कड़वा है नमक का, कुछ पता ही नहीं रहता क्या। रचना ने एक चम्मच पोहे का निवाला मुंह से थूकते हुए कहा। तो रोहित बोला, नहीं नमक तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन जिसकी जवान ही कड़वी हो उसे स्वाद का कैसे पता चलेगा। तभी उनका 6 साल का पोता मोनू बोल उठा, हाँ मम्मा नमक तो मुझे भी सही लग रहा है, दादी तो कितना अच्छा खाना बनाती है, दादी के हाथों में तो जादू है। वो दादी के गालों को चूमने लगा। ये देखकर रचना की त्योरियाँ चढ़ गई कि बाप तो बाप, अब बेटा भी दादी के ही गुण गा रहा है। अब तो उसके दिमाग में भूत सवार हो गया कि उसे सास को किसी भी तरह वृद्ध आश्रम भेजना ही पड़ेगा ताकि वो घर में चैन से जी सके। हर समय दादी दादी माँ का अलावा सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। तभी उसने कहा, माँ जी आपको तो पता है कि मैं सबसे पहले सलाद खाती हूँ, तो फिर आपने सलाद क्यों नहीं बनाया। अरे बहू मैंने तो फ्रिज खोला तो ना टमाटर था और ना ही खीरा, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं थी। तभी रोहित बोला, रचना एक तो तुम दिन भर घर में रहती नहीं, पूरा दिन भर अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करती हो, घर में क्या है और क्या नहीं इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऊपर से तुम माँ को ही दोषी ठहरा रही हो कि माँ ने सलाद नहीं काटा। रोहित तुम बीच में मत बोलो, मैं माँ से बात कर रही हूँ। और तुम कौन सा काम में से घर लौटते समय सब्जी ले आते हो। बहू रोहित तो ऑफिस के काम से थक जाता है, इसीलिए तो मैं मंदिर से लौटते समय सब्जी ले आती हूँ। पर कल तुमने मुझे कोई लिस्ट नहीं थमाई तो मुझे लगा कि सब्जी रखी होगी।
लिस्ट नहीं दी तो क्या मांग नहीं सकती थी? बुढ़िया या फ्रिज खोलकर देख नहीं सकती थी क्या सामान रखा है और क्या नहीं? आपने भी तो चूल्हा चौका किया होगा अपने ज़माने में, घर गृहस्थी संभालती होगी, इतनी तो आपको भी अक्ल होगी। रचना ने मनोरमा जी के बाद को बीच में ही काटते हुए कहा तो उनका बेटा मोनू बोला, मम्मा दादी को मत डांटो, दादी ने इतने प्यार से हम सब के लिए नाश्ता बनाया है और फिर भी आप इन्हें थैंक यू कहने के बजाय डांट रही हो। फिर वहाँ से उठते हुए बोला, दादी चलो ना अब हम खेलते हैं, नहीं तो माँ तुम्हारे ऐसे ही सुना सुना कर कान पका देगी। आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। दादी के प्रति पोते का इतना बेशुमार प्यार देखकर तो रचना जैसे जल भूनकर राख हो गई। नाश्ता करके रोहित ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद रचना तिल मिलाते हुए अपनी सास मनोरमा जी को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन मनोरमा जी तो अपने कमरे में पोते के साथ बैठी बातों में मशगूल गई थी। मोनू अपनी दादी की गोद में बैठा उनसे प्यार भरी बातें कर रहा था। दादी कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं 7 साल का हो जाऊंगा और मैंने पापा से आपके लिए 2 साड़ियाँ मंगवाई है। क्यों बेटा, जन्मदिन तुम्हारा है और तुम मेरे लिए साड़ी बाओगे? हाँ दादी, मैं देख रहा हूँ आप बस वही 2 साड़ियाँ पहनती हो, कुछ नया तो पहनती नहीं। और माँ के पास ब्रांडेड कपड़ों की भरमार पड़ी है, आप तो वही पुरानी साड़ियों में ही लिपटी रहती हो। इसलिए मैंने पापा को बोला इस बार दादी के लिए 2 नई साड़ियाँ ले आना। पोते की बात सुनकर मनोरमा जी भाव विभोर हो गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपने अतीत के गलियों में खो गई कि जब पिछली बार पोते का जन्मदिन था तो उनके पास एक भी नई साड़ी नहीं थी। रोहित बेटे से कहा कि वो मार्केट से जाकर एक नई साड़ी ला दे, तो रोहित बोला, माँ अभी तो देर हो गई है, आप पहले क्यों नहीं बोली? मैंने तो पैसे दे दिए थे साड़ी लाने के लिए। लगता है रचना भूल गई, पर मैं आपको रचना की अलमारी से उसकी साड़ी लाकर देता हूँ, आप वो पहन लीजिए। अभी सब मेहमान आ गए हैं तो अब कहाँ बाजार जा पाऊँगा। ये कहकर उसने रचना की साड़ी अपनी माँ को लाकर दे दी तो मनोरमा जी भी बहू की साड़ी पहनने के लिए अंदर चली गई। जैसे ही साड़ी पहनकर बाहर आई तो उसी समय रचना ने ये बताने के लिए अंदर आई कि सब मेहमान आ चुके हैं, चलिए सब लोग हॉल में चलते हैं। कहते हुए रचना की नज़र सासू माँ पर पड़ी तो वो गरजते हुए बोली, मैंने आपको ये साड़ी कब दी? ये तो मेरी नई साड़ी है, अभी के अभी आप इसको निकाल दीजिए। खबरदार जो ये साड़ी पहनकर जन्मदिन पार्टी में आई तो। कहते हुए उसने मनोरमा जी की साड़ी खींच ली। तभी अचानक से बैलेंस बिगड़ने पर मनोरमा जी धम से ज़मीन पर जा गिरी। ये सब देखकर रोहित ने एक जोरदार चमाटा रचना के गाल पर जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ़ औरत, एक तो माँ का कोई साड़ी लाकर नहीं दी, ऊपर से माँ की साड़ी खींच के उन्हें गिरा दिया। कहते हुए उसने अपनी माँ को सहारा देते हुए उठाया तो मनोरमा जी की आंखें भर आई। अब उसके लिए वहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोचने लगी कि जाए तो जाएं कहाँ। उनकी ज़िंदगी में बेटी के अलावा और था ही कौन। ना माँ थी और ना ही पिता, दोनों स्वर्ग सिधार गए थे। केवल एक बहन थी जिसकी हालात उनसे भी बदतर थी। मनोरमा जी का बेटा कम से कम उनसे तो प्यार करता था, पर वो उनकी बहन ममता जी की बहू के साथ साथ बेटा भी नालायक था। कभी कभी अपनी माँ को फ़ोन से बात भी नहीं करने देता, हर समय माँ पर जुल्म करते रहता। बेचारी मनोरमा जी कभी अपनी बहन का हालचाल भी नहीं ले पाती थी। जब कभी भी वो फ़ोन लगाकर बात करना चाहती थी तो बेटा ये कहकर फ़ोन काट देता कि मौसी आप हमें डिस्टर्ब मत किया करो, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। तभी चुटकी बजाते हुए रचना बोली, सासू माँ कहाँ खो गई? तो मनोरमा जी अतीत के गलियारे से बाहर निकली। क्या क्या हुआ बहू, क्या कर रही थी? तभी रचना मुंह बनाते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, कुछ साड़ी का सेल लगी हुई है तो अपनी सहेली के साथ वही जा रही हूँ, इसीलिए आप खाना बना लेना। कहकर वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर निकल गई। मनोरमा जी तो बेचारी
पहले से ही बहू का काम में मदद कर देती थी ताकि बहू को परेशानी ना हो, पर बहू तो अब आए दिन जुल्म करते जा रही थी। बेटी की गैर हाजिरों में अब उनसे ही सारा काम करवाती। उसके जाने के बाद मनोरमा जी किचन में खाना बनाने में बिजी हो गई तो मोनू आंगन में खेलने लगा। तभी बाहर सड़क पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो अचानक गेंद उछलते हुए मोनू के माथे पर जा टकराई और वो गिर गया। गिरने से तो नहीं, लेकिन पास में रखे गमले से उनसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। उसके सर से खून निकलने लगा। दादी दादी कहकर वो चिल्लाने लगा तो मनोरमा जी घबराते हुए किचन से दौड़कर बाहर आई। देखा तो मोनू के सर से काफ़ी खून बह रहा था। वो एकदम से डर सी गई। वह बहू के पास फ़ोन करने के लिए जा ही रही थी कि तभी अचानक रचना खुद ही वहां आ गई। मनोरमा जी कुछ बोलती उससे पहले ही रचना सामने बेटे को देखकर जोर से चिल्लाई, बुढ़िया, एक छोटा सा बच्चा भी तुमसे नहीं संभाला गया? क्या करती करती रहती है यहाँ पर? मैं तो अपना पर्स लेने आई थी, क्या हो गया मेरे कलेजे के टुकड़े को? कहते हुए वो तुरंत बेटी को गोद में उठाकर ऑटो लेकर अस्पताल पहुंच गई और वहां से अपने पति रोहित को भी फ़ोन कर दिया। रोहित भागता हुआ अस्पताल पहुंचा तो रचना रोते हुए चिल्लाई कि आपकी माँ की वजह से आज मेरे बच्चे की ऐसी हालत है। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इनको घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। चुप हो जाओ रचना, तमाशा बंद करो, रोहित ने कहा। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि देखिए, आपके बच्चे को सिर पर छोटी सी चोट आई थी, डरने की कोई बात नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर बाहर खड़ी मनोरमा जी की सांस में सांस आई, लेकिन रचना तो जैसे ये ठान चुकी थी कि घर पहुंचकर सासू माँ को घर से बाहर करना ही है। सुनिए जी, मैं तो मार्केट अपने बेटे को ले जाना चाह रही थी, पर माँ जी ने ही मना किया कि मोनू को संभाल लूँगी। बहू मनोरमा जी के मुंह पर ही झूठ बोलने लगी तो मनोरमा जी कहते सकते हैं आ गई। उन्हें रचना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, बहू झूठ बोल रही है। उनका इतना कहना हुआ कि बहू ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आप अभी के अभी इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर करना अपनी माँ की गुलामी, घर में कलेश न हो। इसलिए मनोरमा जी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को देर तक उन्हें नींद नहीं आई तो सोचने लगी कि मैं मोनू की दुश्मन थोड़ी न हूँ, उसकी दादी हूँ तो उसकी भलाई के बारे में ही सोचूंगी। लेकिन बहू को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। वो सोच ही रही थी कि तभी उन्हें बहुत तेज़ खांसी आने लगी। माँ की खांसने की आवाज़ सुनकर रोहित अपनी माँ के पास आया। क्या हुआ माँ, नींद नहीं आई क्या? तो मनोरमा जी बोली, बेटा, मैं सोच ही रही हूँ कि घर आए दिन मुझे लेकर कलेह होता है, तो तुम क्यों ना मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ ताकि घर में शांति बनी रहे। अगर मेरे वृद्ध आश्रम जाने से तेरी गृहस्थी में खुशहाली रहती है तो तुम मुझे कहीं दूर से आश्रम में छोड़ दे। देख, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई बेटा अपनी माँ को वृद्ध आश्रम कैसे छोड़ सकता है? नहीं माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी गोद में अपना सर रखकर रोहित रोने लगा तो मनोरमा जी अपने आंसू छुपाते हुए उसे दिलासा दिलाते हुए बोली, बेटा, तुम मुझसे मिलने वहाँ आ जाया करना, कम से कम तेरी ज़िंदगी में तो शांति रहेगी। अब जिद छोड़, देख, मोनू अभी सो रहा है, तू मुझे वृद्ध आश्रम लेकर चल। बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ अब मुझे इस घर में नहीं रहना। माँ के बार बार जिद पर रोहित अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को सुबह होते ही वृद्ध आश्रम छोड़ने चला गया। रास्ते पर उदास था और शांत रहा, कुछ नहीं बोला, पर उसकी भी ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ने को मजबूर हो गया। उन्हें छोड़कर वापस घर लौटा तो उनका बेटा मोनू पूछने लगा, पापा, दादी कहाँ है? वो घर पर दिखाई नहीं दे रही। तो रोहित ने कहा, बेटा, दादी को बहुत खांसी आ रही थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। अभी वो कुछ दिन के बाद आएगी। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए रोहित बोला, लेकिन
रचना तो सब जानती थी, इसीलिए वो खुशी से चहक रही थी कि चलो सास नाम का सिर दर्द से पीछा छूटा। तभी मोनू बोला, अब पापा दादी जल्दी आ जाएंगे ना, मेरे अब उनके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ बेटा, दादी जल्दी आ जाएगी, अभी तुम स्कूल जाओ, फिर हम कुछ दिन बाद दादी को घर ले आएंगे। रोहित अपनी माँ को वृद्धाश्रम तो छोड़ गया आया, लेकिन उसका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अपना मन बहलाने के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से काम में झुकाए रखता। रात को देर से घर आता, फिर इसी बीच कंपनी की तरफ से उसे 3 महीने के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल गया। पर वो विदेश जाने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता था, इसीलिए अगले दिन सुबह होते ही अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। वो रास्ते में ही था कि तभी वृद्ध आश्रम के मैनेजर का फ़ोन आया। हेलो, आप रोहित बोल रहे हैं? जी, मैं रोहित ही बोल रहा हूँ। कहिए जी, आपको बताने में बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माँ की कल रात हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अगर आप पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ आ जाइए। रोहित ने अपनी माँ की मौत की खबर सुनी तो उसका शरीर जड़वंत हो गया। उसकी आंखें भर आई, सोचने लगा कि माँ मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, जो मेरे पहुँचने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। माँ, मैं तुमसे ही तो मिलने आ रहा था, अब मैं मोनू से क्या कहूँगा? ये सोचकर ही उसकी आंखें से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो तो निशब्द रह गया। मिस्टर रोहित, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? अचानक मैनेजर की आवाज़ सुनकर वो एकदम से होश में आया। जी, बस मैं अगले 1 घंटे में पहुंचता हूं। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और तेज़ रफ्तार से अगले 1 घंटे में वृद्ध आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर अपनी माँ को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ माँ। अगर मैं आपका बेटा होता तो आपको वृद्ध आश्रम में थोड़ी न छोड़ता। कहकर वो लेटी हुई माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। तो वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने उसे सांत्वना देते हुए वहाँ से खड़ा किया और पूरी तैयारी करके मनोरमा जी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। शाम को निराश होकर रोहित घर वापस आया तो रचना ने कहा, क्या हुआ जी, ऐसे मुंह क्यों लटका खड़े हैं? पूरे दिन फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो रोहित ने गुस्से से कहा, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। मैंने अपनी माँ को खो दिया। रचना, मेरी माँ मर गई। वो आत्मग्लानि से भर गया। मैं कितना क्रूर था कि माँ से अंतिम बार मिल भी नहीं पाया। जिस माँ ने मुझे इतने नाजों से पाला, अपनी मुसीबत को भूलकर अपना पूरा जीवन मुझ पर न्यौछावर कर दिया। मैं उसी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। तुम्हें मेरी माँ भर खटकती थी ना, लो अब वो इस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। वो रोता रह गया। इधर रचना शर्म से नज़र झुकाए खड़ी थी। तभी मोनू बाहर से खेल कर आया तो अपने पापा को उदास देखकर बोला, क्या हुआ पापा? दादी माँ ठीक तो है ना? वो कब आएगी हमारे पास? आप तो बोल रहे थे ना कि जल्दी आ जाएगी। हाँ बेटा, जल्दी ही आ जाएगी। इतना कहकर रोहित ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसू छुपाते हुए बाहर निकल गया। तो अपने पापा को इस हालात में देखकर मोनू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पापा को क्या हुआ। धीरे धीरे वो भी दादी से मिलने की जिद करने लगा। उसकी हालात भी दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। वो रचना से अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो भी खूब पछताने लगी। अपना सर दीवार पर पटकने लगी कि मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मिल रही है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तभी धड़ाम सी आवाज़ से उसने मोनू की तरफ देखा तो वो बिस्तर से ज़मीन गिर पड़ा था। उसे उठाने गई तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसने तुरंत रोहित को फ़ोन किया और दोनों उन्हें अस्पताल लेकर गए। रोहित ने डॉक्टर को सारी बातें बताई कि वो दादी के अचानक गुजर जाने से सदमे में आ गया है। उसको हमने बताया तो नहीं, लेकिन वो उनसे मिलने की जिद कर रहा है ना। है तो डॉक्टर ने कहा कि क्या बचपन से उसे दादी ने ही पाला था? जी हाँ, बचपन से वो माँ से ज़्यादा दादी से ही प्यार करता आया है। अच्छा, इसका मतलब माँ की ममता उसे दादी से मिली
इसीलिए आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि दादी ही उसे संभाल सकती है। डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर रोहित, आप मेरी बात मानिए। किसी बूढ़ी महिला को उसकी दादी बनाकर उसके पास ले जाइए। क्या पता शायद ठीक हो जाए, नहीं तो भगवान ही इसका मालिक है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अब हम बूढ़ी दादी कहाँ से लाएंगे? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, मेरे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी अम्मा आई है जिसको कल डिस्चार्ज करना है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर आप उन्हें अपने घर ले जाना चाहे तो मैं वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करता हूँ, क्योंकि वो वृद्ध आश्रम से इलाज करवाने आई थी। डॉक्टर की बात रोहित और रचना को थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए वो अस्पताल में उस बूढ़ी माँ से मिलने गए। बूढ़ी अम्मा बड़े प्यार से रोहित और रचना को देख रही थी। उन्होंने डॉक्टर के पास आकर कहा, डॉक्टर साहब, ये अम्मा जी तो मोटी है और उनके बाल छोटे हैं। मोनू तुरंत जान जाएगा कि ये उनकी दादी नहीं है, क्योंकि उसकी दादी के बाल बहुत लंबे थे और इतनी मोटी भी नहीं थी। देखिए, अगर आपको अपने बच्चे के जीवन की परवाह है तो आप ये सब मत देखिए। दादी माँ का वात्सल्य प्रेम पाकर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और क्या जाने भगवान क्या चमत्कार करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। डॉक्टर की बात मानते हुए वो अम्मा को अपने घर ले जाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन रोहित ने कहा, मोनू ये देखो कौन आया है, तुम्हारी दादी। दादी का नाम सुनते ही मोनू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन फिर अगले ही पल उन्हें देखकर बोला, पर पापा, दादी इतनी मोटी कैसे हो गई? बेटा, पहले की तरह दादी इतना काम नहीं करती ना। अब दादी डॉक्टर के पास थी तो दवाई खा खा कर मोटी हो गई। तभी अम्मा जी ने उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया और बोली, मेरा मोनू बेटा कितना पतला हो गया। अम्मा जी ने वैसे ही किया जैसे कि रोहित ने उन्हें अपनी माँ के बारे में समझाया था। हाँ दादी, और आप मोटी हो गई है, कहकर मोनू दादी से लिपटकर जोर जोर से हंसने लगा। तो मोनू को हंसता खेलता देखकर रचना की भी खुशी का ठिकाना न रहा। 2 दिन में ही मोनू का बुखार उतर गया। दादी के आते ही वो स्कूल जाने लगा। स्कूल से आने के बाद उनके आगे पीछे घूमता, उनसे खूब खेलता, बातें करता। अम्मा जी का भी उनके घर में मन लग गया था। पर विधि का विधान तो देखिए, जो दादी अपने पोते को इतना प्यार करती थी उसे घर से निकाल दिया और आज अपने बच्चे की खुशी की खातिर किसी अजनबी को दादी बनाकर घर ले आए। आज रचना को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश वो अपनी सगी सास को समझ पाती तो आज वो जिंदा होती। रोहित की आंखों से भी अपनी माँ को याद कर आंसू छलक पड़े। अपनी माँ को वो कभी नहीं भूल सकता, पर अब अपने बेटे की खुशी की खातिर अम्मा जी से भी बहुत प्यार से बातें करता और उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानता। अब रचना भी खुश रहती, उनसे खूब बातें करती। घर में एक बार फिर से खुशियाँ आ गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।